स्टूडेंट्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इस कड़ी में हम स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछले कड़ी में हम लोगों ने समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में जाना था, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्लेन मिरर उसे कहते हैं जिसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है, और उसी प्लेन सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसा इसका नाम है उसी आधार इसका क्या होता है, वो मिरर होता है। तो ऐसा दर्पण मतलब ऐसा मिरर जिसका जो परावर्तक सतह जो होता है किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहते हैं, या पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल पार्ट है ना। यानी जो ऐसा मिरर है, ये जो पार्ट ऑफ होलो स्फेयर है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, एक गोला है, स्फेयर है। तो अगर इसको पार्ट करेंगे तो बहुत सारा पार्ट हो सकता है। जैसे हम इसको यहाँ से काटे, ऐसे काटे, तो इस टाइप से एक सरफेस बनेगा। ये कांच का जो एक सरफेस है बोलो, तो अगर इस पार्ट को देखिए तो जैसे हमारा कॉस्को गेंद होता है उस टाइप से ये कट के निकले। तो इस टाइप का जो भाग हुआ ये हमारा इसका एक हिस्सा है, ये होलो स्फेयर का एक हिस्सा है, जिसमें अगर हम रंगने के आधार पर क्या होता है, गोलीय दर्पण को हम दो कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। जैसे इसके बाहरी सरफेस को अगर कलर कर दिया जाए, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, धसा हुआ भाग से होगा, ठीक है। यानी इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो बेंट इन सरफेस मतलब अंदर वाले भाग से होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण कहते हैं। किंतु अगर इसी पार्ट को अगर ऐसा लिया जाए तो ये पार्ट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, इस टाइप। तो इसके अंदर वाले भाग को अगर हम रख दें तो हमारा रिफ्लेक्शन किधर से होगा, बाहरी वाले भाग से होगा। यानी हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा ब्लगिंग आउट सरफेस हो, इसको क्या कहते हैं, ब्लगिंग आउट सरफेस, बाहरी वाला सरफेस जो उभरा हुआ हिस्सा है, इस उभरे हुए हिस्से से क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, तो ऐसा मिरर जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण हमारा दो कैटेगरी का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तन, जिसमें परावर्तन जो होगा उसके धसे हुए भाग से होता है, यानी बेंट इन सरफेस से होता है, यानी धसा हुआ भाई जो खोल जैसा दिख रहा भाग, गुफा जैसा भाग दिख रहा, इससे क्या होता है, मेरा परावर्तन होगा। ये बाहरी सरफेस क्या है, रंगा हुआ है, और गुफा जैसा जो भाग बना अंदर जो बेंट इन सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा होगा कॉनकेव मिरर होगा। और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसमें इसका अंदर वाला भाग क्या होता है, रंजित होता है, रंगा हुआ रहता है, और रिफ्लेक्शन जो होगा, परावर्तन जो होगा इसके बाहरी वाले सरफेस से होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो गोलीय दर्पण में जो पार्ट पहला आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी होलो स्फेयर का पार्ट होता है, ये एकदम खोखला क्या है, स्फेयर पार्ट है, उसका जो केंद्र होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता उसका जो केंद्र, जैसे ये गोला था इसका केंद्र होगा ना, तो ये यहां से तो हम इसका हिस्सा काट लिए, तो ये मेरा क्या हो, इसको बाहर हम इसको रंजित कर देते, ये जो कंप्लीट भाग बनेगा तो ये इस दर्पण के लिए क्या होगा, ये गोला को कंप्लीट करेगा। और इस गोला का जो सेंटर होगा, जैसे मान लेते ये हमारा क्या हुआ, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या होगा, मेरा एक गोला बनेगा, और ये गोला का एक सेंटर तो जरूर होगा। तो ये तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसका बाहरी भाग रंजित नहीं होता, अंदर वाला भाग रंजित होता है। तो रिफ्लेक्शन हमारे बाहरी भाग से होता है। तो इस प्रकार जो होता है, इसका जो ये भी गोले, इसका गोले का भी केंद्र होगा, तो इसका भी गोले का जो केंद्र होगा, ये दर्पण जिस खोखले गोले से बना है उसके केंद्र को ही क्या कहेंगे, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी क्या करेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वक्रता केंद्र का डेफिनेशन क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहेंगे।
जिससे हम लोग सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंडिकेट हो रहा है सेंटर, इसलिए हमें इसे सी से इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके परावर्तक सतह की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर परावर्तक सतह के पीछे यानी बिहाइंड होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी से निकलेगा। तो ये जो दर्पण जो था, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र तो वक्रता केंद्र का, लेकिन केंद्र से इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये जो दर्पण है, तो मतलब दर्पण जो हुआ, दर्पण यानी जो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं हम, इसका जो त्रिज्या होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का भी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये मेरा सेंटर हो गया और ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये हमारा अवतल दर्पण के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रेडियस है। और ये उत्तल दर्पण के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इसे भी हम लोग आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या आता है, पोल, ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण जो होता है, जैसे ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो इस अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, इसके जो सेंटर यानी जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोल यानी ध्रुव कहते हैं। ये उत्तल दर्पण में भी ये परावर्तक सतह हुआ। तो इस परावर्तक सतह का ये जो पूरा भाग है, इसका जो मिड पॉइंट यानी जो सेंटर होगा, बीचों बीच वाला भाग यानी बीच वाला भाग जो ही क्या कहलाता है, पोल अर्थात ध्रुव कहलाता है। और इसे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। तो पोल यानी ध्रुव क्या कहेंगे, यानी दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। इसे पोल को पी से क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य। तो हम लोगों ने क्या जाना, किसी गोलीय दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाना, उसके पोल यानी ध्रुव को जाना। तो इस गोलीय दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोल यानी ध्रुव, और इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो इससे होकर जो हमारा एक काल्पनिक रेखा गुजरेगा, इस काल्पनिक रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी पोल यानी ध्रुव तथा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस। ये परीक्षा में इसका जो डेफिनेशन होता है वो अक्सर ही पूछा जाता है, जिसे हम लोग फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। तो इसे जानने के लिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है, और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण है। तो इसका क्या होगा, एक पोल होगा, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इन दोनों से होकर जो लाइन जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, हमारा एक पोल होगा और एक क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इससे जो एक इमेजिनरी लाइन जाएगा तो ये भी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है ना, जो आपतित किरणें, जितना भी आपतित किरणें हैं, मतलब इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, देखिए आप देखेंगे कॉनकेव मिरर में एक्चुअल रूप से क्या हो रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। जबकि कॉन्वेक्स में अगर आप देखें तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर ये आपतित किरण है। दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद क्या होगा, ये एक बिंदु पर क्या होगा, हमको मिलता हुआ अपीयर्स होगा, यानी एक्चुअल रूप से नहीं मिलेगा, मिलता हुआ अपीयर होगा। तो इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इसे हम लोग फोकस यानी एफ लेटर से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस बिंदु पर क्या होता है, मिलता है,
अवतल दर्पण में, और मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकसांतर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, इसे माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं जी, ठीक है ना। मिस्टेक के लिए माफी चाहते हैं। तो क्या इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उस दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इस फोकस है तो इसका लेटर क्या होता है, एफ, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, कैपिटल एफ से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब मेरा आएगा फोकसांतर, फोकस दूरी, जिसे हम लोग फोकल लेंथ भी कहते हैं। तो फोकल लेंथ यानी फोकसांतर क्या है, फोकस दूरी क्या है, देखिए। तो पोल यानी किसी दर्पण के पोल यानी ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकसांतर कहते हैं। ये पी है और ये एफ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखिए तो ये पोल है और ये क्या है, मुख्य फोकस एफ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। तो फोकस दूरी यानी फोकसांतर, फोकल लेंथ का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड फोकस प्रिंसिपल फोकस एफ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकसांतर यानी फोकस दूरी कहेंगे, और इसे हम स्मॉल एफ से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आता है अपर्चर यानी द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो दर्पण जो है ना, ये दर्पण है, ये दर्पण में जो रिफ्लेक्शन जो जितना भी रे होगा इसी पार्ट में जाएगा, इससे जाएगा। इसके बाहर अगर हम लेंगे तो वो बाहर नहीं, इससे टकराएगा नहीं। तो ये जो दर्पण का जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई होता है, इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर करते हैं। जिस प्रकार हमारे जो प्रवेश द्वार का दरवाजा होता है उसमें जितना चौड़ाई रहेगा, विड्थ होगा, उतना बड़ा ही आदमी हाइट का आएगा, नहीं तो उसे झुकना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो अपर्चर जो होता है, जो दर्पण का जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई जो दिख रहा है, इस चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर करते हैं। अब जो मुख्य बिंदु हम लोग पढ़े उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्या था हमारा, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हमने बताया, एक क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसमें क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ है, बाहर की ओर दिखा उभरा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब हम लोगों का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का क्या डिफरेंस, मतलब दर्पण यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा था उसका एक केंद्र होता है, उस केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग किससे इंडिकेट किए थे, सी से। उसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पोल क्या कहते हैं, अगर ये दर्पण है तो दर्पण का जो सेंटर यानी मिड पॉइंट होगा, ये परावर्तक सतह का जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जिससे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं, तो पी यानी दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसी प्रकार प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस किसे कहेंगे, यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। फिर आया था हमारा फोकल लेंथ। फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
फोकल लेंथ यानी फोकसांतर कहते हैं, इसे हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहले इसे को क्या आता था, इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आता था पहले क्वेश्चन। अब इसमें केवल न्यूमेरिकल का कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जैसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते थे, आर से, और फोकल लेंथ को क्या चीज से डिनोट करते थे, एफ से। तो आप अगर देखें, अगर ये हमारा क्या है, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता था, मिड पॉइंट जो होता था, वो प्रिंसिपल फोकस होता था। तो या मिड पॉइंट मतलब यहाँ से सी एफ की दूरी और क्या हो जाएगा, पी एफ की दूरी बराबर होगा। तो पी और एफ की दूरी को हम लोग क्या करते थे, फोकल लेंथ, और तो इसलिए सी और एफ का दूरी भी क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ यानी एफ के बराबर होगा। जबकि पी और सी के बीच का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर कहलाता है। तो अगर आर देखें तो किसके बराबर है, एफ प्लस एफ के बराबर है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2f, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। यानी आर इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं 2f, वक्रता त्रिज्या जो होगा 2 इंटू फोकस दूरी के बराबर होता है इसकी। तथा अगर हम चाहे तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, आर बाई क्या लिखेंगे 2, इस ठीक है ना। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसी रिलेशन के आधार पर हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल के प्रश्न आते हैं जिसे हम लोगों को सॉल्व करना होता है। चलिए उसे भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 25 सेंटीमीटर, मतलब किसी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द इट्स क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ को हम किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। एफ बराबर क्या हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर निकालना है। तो हम लोग का रिलेशन क्या था, आर इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या जाना था 2 इंटू एफ। तो यहाँ 2 लगाएंगे और एफ का वैल्यू क्या होता है 25। इस प्रकार 2 को 25 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर आएगा। यानी अगर मेरा फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारा 50 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्या है, मेरा 20 सेंटीमीटर है। मतलब उस मिरर का, उस दर्पण का हमको फोकल लेंथ ज्ञात करना है जिसका वक्रता त्रिज्या क्या दिया गया 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ यानी एफ फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या जाना, एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई क्या होता है 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। तो आर का वैल्यू आ गया हमारा 20/2, काटने पर ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रश्न में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसे आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और अगले कड़ी में हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर यानी अवतल दर्पण या और उत्तल दर्पण से इमेज बनने की प्रक्रिया को सीखेंगे। थैंक यू।